विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश ने चिट्ठी लिखी है। इसमें सीएम मान तेजस्वी यादव व फारूक अब्दुल्ला ने चिट्ठी लिखी, उनका भी नाम शामिल है। वहीं ममता बनर्जी, केजरीवाल, सीएम केसीआर ने ये चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही है। चिट्ठी में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की निंदा की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित जी, 9 विपक्षी नेताओं ने एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखी है और यह चिट्ठी जिसमें बताया गया है, जिक्र किया गया है कि कैसे जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग किया गया है। इस पर नाराजगी जाहिर की गई है। और क्या कुछ इस चिट्ठी में? बिल्कुल, देखिए, ये 9 बड़े राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा, जो विपक्ष के नेता हैं, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बिहार हैं, फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, शरद पवार देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इनके तरफ से चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है। और उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो एजेंसियां हैं, सीबीआई और ईडी, वो दोनों एजेंसियां अपने पद का, अपने पावर का दुरुपयोग कर रही हैं राजनीतिक नेताओं के खिलाफ। और ये इसलिए हो रहा है कि कम से कम उनका राजनीतिक तौर पर कैसे फायदा उठाया जाए। और यही नहीं, इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो खतरे में है। राहुल गांधी यही बात विदेश में, यानी लंदन में, जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपना संबोधन दिया था, उसमें भी कहा था। और कल जब इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को लंदन में उन्होंने बातचीत की, तो उसमें भी राहुल गांधी ने इस चीज का जिक्र किया कि देश में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं है। संवैधानिक दायित्व निभाने वाली जो संस्थाएं हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये बात विदेश से देश तक विपक्ष के नेता कह रहे हैं। और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर इस चिट्ठी में सवाल उठाया गया। यही नहीं, मुकुल रॉय और ऐसे तमाम नेताओं का जिक्र भी इसमें है जिस पर ईडी की कार्रवाई पहले चल रही थी। और जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो ये कार्रवाई रुक क्यों जाती है, ये सवाल विपक्ष के नेताओं ने उठाया है। 2024 के चुनाव के पहले विपक्षी एकता का जो ताना बाना बुना जा रहा है, उसमें यह चिट्ठी बड़ी फायदेमंद और मददगार मानी जाएगी। और उधर कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के एक नेता रहे थे, बड़े वकील हैं, उन्होंने भी कहा है इस चीज को कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो इंसाफ की सिपाही के तर्ज पर एक फोरम बना रहे हैं जिसमें ये तमाम नेता शामिल होंगे। और इन तमाम चीजों का जो दुरुपयोग एजेंसियों का हो रहा है, उस दुरुपयोग पर कैसे रोक लगे उसको देखेंगे। तो कुल मिलाकर 2024 के पहले विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ गई है और वो तमाम सक्रियताएं आपको इस चिट्ठी के माध्यम से भी दिखना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल अमित जी, और इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि एकजुटता जो है वो नजर आने लगी है और धीरे धीरे ये एकजुटता और ज्यादा जो प्लेटफॉर्म है या जो अलग तरीके से है वो और ज्यादा उभर के भी नजर आएगी। अब सवाल ये है कि अगर लोकसभा चुनाव की ये तैयारी हो रही है, विपक्ष एकजुटता जो है वो एक साथ दिखाई दे रही है, नेतृत्व किसका होगा? क्या पहले जिस तरह 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त भी एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी, फायदा कुछ ज्यादा नहीं हुआ था विपक्ष को, क्या इस बार ये असरदार होगा? देखिए, विपक्षी एकजुटता का फायदा या नुकसान तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जो एजेंसियों का दुरुपयोग का ये सवाल उठा है, तो वो कहीं ना कहीं बदस्तूर आम नागरिकों के मन में भी होता जा रहा है। मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने भी कई बार इस चीज का जिक्र किया है कि केंद्रीय एजेंसियां अपने शासन का, अपने पावर का दुरुपयोग कर रही हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। आपने देखा होगा जब पवन खेड़ा को हवाई जहाज से उतारा गया, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया था इस चीज को लेकर कि क्या यही लोकतंत्र है। तो आप जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आस्था रखते हैं, भारतीय संविधान के तहत जिनको जो अधिकार दिया गया है, जिन एजेंसियों को अधिकार दिया गया है, वो एजेंसियां अगर किसी राजनीतिक दबाव में काम करती हैं तो
सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आपने देखा पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी दी, जो अपना फैसला दिया, उससे भी साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के तहत काम हो रहा था, जिसके खिलाफ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने उनकी बात सुनी और अब जाकर उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें सीजीआई समेत विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो यह प्रक्रिया क्यों बनाई जा रही है? इसीलिए बनाई जा रही है कि जो पारदर्शिता है वो पारदर्शिता कायम रहे। और अब जाकर विपक्ष के नेताओं को यह लगता है कि एक के बाद एक करके सबकी गर्दन पकड़ी जा रही है इन्हीं आरोपों के चलते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में करप्शन नहीं? ये विपक्ष के नेता इस बात का सवाल लगातार उठा रहे हैं और इस सवाल का जवाब देने के लिए एजेंसियों को या तो आगे आना पड़ेगा या अपनी साफ सुथरी जो छवि बनाने की कोशिश उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि यह सवाल इस चिट्ठी के जरिए और उसके पहले बदस्तूर जारी हो रहा है कि आखिर यह मामला क्या है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी यह बात बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कही थी कि आपको ईडी ने एक कर दिया है। तो वो एक कर दिया है कि जो एकजुटता है वो अब पत्र के माध्यम से दिख रही है और ये एकजुटता मैं बताऊं आपको 2024 के चुनाव में भी दिखेगी। चेहरा कौन होगा ये अभी उस विषय पर कोई चर्चा विपक्ष कर नहीं रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ कर दिया कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन हम एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्ष फिलहाल एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। अब आगे नेतृत्व और चेहरा कौन होगा ये वक्त बताएगा। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि जैसा अमित जी चाहे आप जिक्र कर लें कि नेतृत्व की बात हो, ये फिलहाल मुद्दा नहीं होता है। अभी बहुत जरूरी ये हो जाता है विपक्ष के लिए कि वो एकजुटता हो। अब आप चाहे सेबी को देख लीजिए, जब अडानी का मुद्दा उठता है तो सेबी पर सवाल किए जाते हैं, कॉलेजियम को लेकर भी सवाल किए जाते हैं। तो वहीं अब जो सीबीआई ईडी इसको लेकर भी सवाल होने लगे हैं। अभी बीजेपी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, कपिल मिश्रा एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के नेता हैं। उन्होंने साफ अपना रिएक्शन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो रिएक्शन माना जा रहा है और उन्होंने कहा है कि कसाब को छुड़ाने के लिए भी इस तरह के लोग एकजुट हुए थे और यही हालत इनकी मनीष सिसोदिया को लेकर है, यानी जिसके ऊपर आरोप है वो एकजुट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि करप्शन हुआ है। ये कपिल मिश्रा का एक तरीके से उनकी टिप्पणी है और वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो निश्चित तौर पर यह राजनीतिक टिप्पणी ही मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या, क्योंकि आपने देखा कल राहुल गांधी के जो उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के साथ, वहां के छात्रों के साथ उनका परस्पर बातचीत का सिलसिला था, उस पर सवाल बीजेपी ने खड़े किए और उस सवाल के जवाब में कांग्रेस ने भी सवाल कई दागे और फिर देर रात राहुल गांधी ने उस पर अपनी सफाई भी दी। तो ये जो मामला है, यानी विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जाने का और सत्ता पक्ष की तरफ से उस पर जवाब देने का, यह बदस्तूर राजनीति में जारी रहेगा और उसकी परिणति हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष जब भी कोई सवाल करता है उसको किस तरह से जोड़ा जाता है। राहुल गांधी ने कल भी ये कहा कि हम सरकार पे सवाल कर रहे हैं, देश पे नहीं। तो ये देश और सरकार के बीच का जो फासला है ये विपक्ष को भी समझना पड़ेगा और सत्ता पक्ष को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल अमित जी, एक और जिक्र जो है वो इस चिट्ठी में किया गया है वो राज्यपाल को लेकर है कि राज्यपाल कार्यालय के द्वारा बहुत दखल दिया जाता है जब राज्य सरकारें राज्य चला रही हैं। तो ऐसे में जब केंद्र और राज्य के बीच में बातचीत हो, राज्यपाल कार्यालय दूरियां इनको बढ़ाते हैं। इसको लेकर भी जिक्र किया गया इस चिट्ठी में। बिल्कुल, और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, खासतौर से पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जो गतिरोध बन गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी साफगोई से कहा कि अगर प्रदेश का जो कैबिनेट होता है, राज्य कैबिनेट होता है, वो सिफारिश करता है तो राज्यपाल उसके लिए बाध्य है कि सेशन बुलाया जाएगा। तो राज्यपाल और प्रदेश की सरकार के बीच गतिरोध लगातार जारी है। तमिलनाडु, केरल, आप हर जगह देखें, पश्चिम बंगाल, ऐसे गतिरोध हो रहे हैं क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राजनीतिक नियुक्ति हो रही है और राजनीतिक नियुक्ति में अपना जो अस्तित्व होता है, अपनी जो मंशा होती है, वो केंद्र सरकार साफ कराने की कोशिश करती है क्योंकि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो राज्यपाल की भूमिका है उस भूमिका के साथ साथ वो राजनीतिक भूमिका का भी निर्वहन करे। तो जाहिर सी बात है टकराव होना लाजमी है और इस चिट्ठी में भी इसका जिक्र है कि राज्यपाल भी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकारों पर दबाव डालते हैं या उनको काम कराने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग हैं उनके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी पूरी जानकारी के लिए।